चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। यात्रा मंगलम प्रति। अंतरिक्ष के ज्ञान विज्ञान की परंपरा में भारतीयों का योगदान वंदनीय रहा है। इसी परंपरा की एक कड़ी इसरो के इस सफल अभियान ने अंतरिक्ष संबंधी शोध के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व में भारत का वर्चस्व स्थापित किया है। प्रस्तुत पाठ में मंगलयान से संबद्ध कई तथ्यों को उद्घाटित किया गया है। तो पाठांश है 5 नवंबर त्रयोदशोत्तर द्विविंशतेः ख्रीस्ताब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलमिति ध्वनेः भारते व्याप्ता आसीत्। अर्थात 5 नवंबर अर्थात 5 नवंबर त्रयोदशोत्तर द्विविंशते अर्थात सन 2013 ख्रीस्ताब्दस्य ईस्वी सन के बुधवासरे बुधवार को सर्वत्र सभी स्थानों पर मंगलम मंगलमिति अर्थात मंगल मंगल ध्वनेः ध्वनि भारते भारत में व्याप्ता आसीत व्याप्त हुई 5 नवंबर सन 2013 ईस्वी सन को बुधवार के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में मंगल मंगल यह ध्वनि व्याप्त हो गई थी। यह इसका तात्पर्य हुआ। यह जो गद्यांश की पंक्ति है, इस पंक्ति में जैसे बुधवासर, बुधवार को संस्कृत में बुधवासरः कहा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है बुधवासर अर्थात बुधवार को। सर्वत्र, सर्वत्र का तात्पर्य होता है सभी स्थानों पर, और यह पद अव्यय पद है। अव्यय किन पदों को कहा जाता है आप भली भांति जानते हैं। अव्यय उन पदों को कहा जाता है जिनका प्रयोग कहीं पर भी करने पर भी उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। ऐसे जो पद होते हैं उन्हें अव्यय पद कहा जाता है। न व्ययम तदव्ययम अर्थात ऐसे पद जिनका व्यय नहीं होता, न कम होता है न ज़्यादा होता है, वो अपने मूल स्वरूप में सदैव बने रहते हैं, ऐसे पद अव्यय कहलाते हैं। तो सर्वत्र इसी तरह का शब्द है। मंगलम मंगलमिति अर्थात मंगल मंगल अर्थात हर्ष या खुशी या प्रसन्नता की यह जो ध्वनि है वह ध्वनि है ध्वनि भारते भारत में। भारत मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य होता है भारत में। प्यारे बच्चों, कभी कभी विभिन्न परीक्षाओं में शब्दों में जो विभक्ति और प्रत्यय लगे होते हैं, वचन जो होते हैं, इनके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। न केवल शब्दों के अपितु जो क्रिया रूप होते हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही विभिन्न पदों में जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक पद किस तरह से बनता है इसकी जानकारी रखना आवश्यक है। तो भारते यह पद जो है भारत शब्द से बना हुआ है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य होता है भारत में। इसी तरह से एक शब्द है व्याप्ता। व्याप्ता यह पद कैसे बनता है? यह कृदंत प्रत्यय युक्त शब्द है। इसमें वि उपसर्ग है, आप धातु है, त प्रत्यय और टाप प्रत्यय का योग से व्याप्ता यह शब्द बनता है और इसका तात्पर्य होता है व्याप्त होना या व्याप्त हुआ। अक्त प्रत्यय है इसलिए व्याप्त हुआ। आसित, आसित अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है था थे थी। तो यहाँ पर व्याप्त हुई थी यह तात्पर्य हुआ। भारतीय नाम दृष्टि इसरो संस्था या मंगल कार्यक्रम में आसीत। भारतीयों की दृष्टि से इसरो संस्था के द्वारा किया जाने वाला यह मंगल कार्यक्रम था, मंगलमय कार्यक्रम था, या कहें कि मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने का जो कार्यक्रम था ये ऐसा कार्यक्रम था। तो मंगल कार्यक्रम अर्थात अच्छा कार्यक्रम था, मंगल मिशन का यह कार्यक्रम था। ये दोनों अर्थ यहाँ पर है। तो भारतीय नाम दृष्टि, तो भारतीय नाम यह जो कह रहे हैं भारतीय मूल पद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यहाँ प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर्य होता है भारतीयों का या भारतीयों की दृष्टि है, मतलब दृष्टि अर्थात भारतीयों की दृष्टि से, भारतीयों के नज़रिए से। इसरो संस्था या, तो इसरो एक भारत की वैज्ञानिक संस्था है जहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान के विभिन्न कार्यक्रम संचालित होते हैं। विशेषकर अंतरिक्ष संबंधी जितने शोध होते हैं या जितने उपग्रह भेजे जाते हैं
उसका केंद्र भारत में इसरो है। तो इसरो संस्था यह जो संस्था है उसका, तो संस्था यह जो पद है इसका मूल शब्द है संस्था, और यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है संस्था में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। तो इस तरह से बनता है संस्था तो इसरो संस्था का मंगल कार्यक्रम अर्थात मंगलमय कार्यक्रम या मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजने का कार्यक्रम आसित था। तो संपूर्ण भारतीयों की दृष्टि से इसरो संस्था के द्वारा यह मंगल कार्यक्रम था। श्रीहरिकोटायाः सतीश धवनांतरिक्ष केंद्रे उपस्थिताः जना उल्लसिताः आसन्। श्रीहरिकोटा यह मूल शब्द है, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ तो रूप बनता है श्रीहरिकोटायाः, और इसका तात्पर्य होता है श्रीहरिकोटा के। तो श्रीहरिकोटा एक स्थान का नाम है और जहाँ पर इसरो नामक यह संस्था स्थापित है। तो यह जो इसरो नामक संस्था है वह सतीश धवनांतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ पद सतीश धवनांतरिक्ष केंद्र, यह संधियुक्त पद है। संधि अलग करें तो रूप बनता है सतीश धवन धन अंतरिक्ष केंद्रे। यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही केंद्रे यह जो पद है, केंद्र मूल शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो केंद्र में ये इसका तात्पर्य हुआ। उपस्थिताः अर्थात उपस्थित लोग, जना उल्लसिताः यह संधि युक्त पद है। सामान्य रूप से देखने में लगता है कि यहाँ कोई संधि नहीं है, लेकिन वास्तव में यह संधि युक्त पद है। जनाधन उल्लसिताः इति जनाः उल्लसिताः अर्थात यहाँ पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, जिसको हम विसर्ग लोप संधि कहते हैं। विसर्ग लोप संधि कब होता है, कहाँ होता है, किस तरह से होता है, इसके विषय में आप सभी भली भांति जानते हैं। विसर्ग के पहले आ होने पर और उसके बाद कोई स्वर हो या विभिन्न वर्गों के, जैसे कु चू टू तू पू कहते हैं, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, इन विभिन्न जो वर्ग हैं, इन विभिन्न वर्गों के तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होने पर या य र ल व और ह, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि हो तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई संधि होनी भी होती है तो भी वह संधि नहीं होती है। यहाँ पर विसर्ग लोप जो संधि है इसका नियम प्रभावी होता है। इसलिए तो कैसे होता है ये, जैसे नृपाः धन अत्र, ये संधि करना है तब संधि का रूप क्या होगा, तब यहाँ पर रूप होता है नृपा अत्र इति नृपाः अत्र। इसी तरह से सुमनाः धन रोचते इति सुमना रोचते, देवाः धन जयन्ति इति देवा जयन्ति। तो इस तरह से ये रूप बनता है विसर्ग लोप संधि में। तो यहाँ पर जनाः धन उल्लसिताः इति जना उल्लसिताः इसका प्रयोग हुआ। और आसन का तात्पर्य होता है थे, यह अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है। तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग उल्लसित थे अर्थात हर्षित थे, उत्साहित थे, उल्लसित थे। सतीश धवन कौन है, उनके नाम पर इसरो संस्था का नाम क्यों रखा गया है, आइए उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, सतीश धवन के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। सतीश धवन कौन थे जिनके कारण से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नाम रखा गया, तो जानकारियाँ होनी चाहिए। तो सतीश धवन का जन्म 25 सितंबर 1920 को हुआ और इनकी मृत्यु जो है 3 जनवरी 2002 को बेंगलुरु में हुआ। सतीश धवन प्रायोगिक द्रव गतिकी अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। ये लंबे समय तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे, अर्थात इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य भी किया वहाँ अध्यक्ष के रूप में। वे 20 वर्षों से भारतीय विज्ञान संस्थान से जुड़े रहे
और जिस श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र का नाम सतीश धवन के नाम पर रखा गया, उस केंद्र की स्थापना 1 अक्टूबर 1971 को किया गया। और जब 3 जनवरी 2002 को सतीश धवन का स्वर्गवास हुआ, तब उनके स्वर्गवास के पश्चात इस श्रीहरिकोटा में स्थापित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नामकरण सतीश धवन के नाम पर किया गया। तब से आज तक यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रायः 7:30 मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। प्रायः यह अव्ययवाचक पद है, तो इसका तात्पर्य होता है लगभग। प्रायः या प्रायशः कहा भी जाता है, तो प्रायशः का मतलब अनेक बार होता है या कभी कभी ऐसा होता है। प्रायः लगभग 7:30 मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। तो प्रायः लगभग 7:30 सार्ध का मतलब होता है आधा और सप्त का मतलब होता है 7, वादने का तात्पर्य होता है बजे। तो 7:30 अर्थात 7 बजे और आधा अर्थात 7:30 बजे मंगलयानस्य मंगलयान का प्रवाहकः भागः अर्थात मंगलयान को ले जाने वाला, उसको वहन करने वाला भाग जो है वो क्या हुआ, सक्रिय अभवत, सक्रिय हुआ। अभवत, अभवत यह शब्द कैसे बनता है? अभवत शब्द भू इसका मूल धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है था या हुआ। तो प्रायः 7:30 अर्थात लगभग 7:30 बजे मंगलयान को ले जाने वाला जो भाग था, प्रवाहक जिसको कहा जाता है, वह भाग सक्रिय हुआ। ततः निमेषानंतरम एव तस्य साफल्यम असाफल्यम वा निर्धारितम आसीत्। ततः, ततः का तात्पर्य होता है उसके बाद। यह भी अव्ययवाचक पद है। देखिए तह यहाँ पर लगा हुआ है, तो तह यह प्रत्यय है। इस प्रत्यय का प्रयोग वैसे पंचमी भक्ति के अर्थ में किया जाता है। तो ततः वहाँ से निमेषानंतरम, यह एक संधियुक्त पद है। निमेष धन अनंतरम इति निमेषानंतरम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। एव, एव यह अव्ययवाचक पद है और इसका तात्पर्य होता है ही। तस्य, तस्य शब्द का मूल शब्द है तद, तद मतलब वह। यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है तस्य, तस्य तयोः तेषाम, इस तरह से इसका रूप बनता है। वैसे तद शब्द के तीनों लिंगों में रूप बनता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। साफल्यम, साफल्यम मतलब सफलता, असाफल्यम असफलता अर्थात सफलता असफलता। वा का तात्पर्य होता है अथवा या। तो साफल्यम असाफल्यम वा, सफलता या असफलता। निर्धारितम आसीत, निर्धारित था। तो देखिए किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभिक चरण यदि हमारा सही है तब हमारा कार्यक्रम सही होगा। लेकिन यदि प्रारंभ में ही यदि गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए, तब कार्य की सफलता पर वहाँ प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसलिए जैसे ही 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ और यहीं से ही ततः वहाँ से निमेषानंतरम, पल भर के बाद ही तस्य साफल्यम, उसकी सफलता और असफलता, किसकी? मंगलयान की सफलता और असफलता। निर्धारितम आसीत, निर्धारित था। यदि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तब तो वह सफल होगा।
क्योंकि एक बार प्रवाहक भाग सक्रिय हो गया और मंगलयान यहाँ से संचालित हो गया, आगे बढ़ गया और वह गलत दिशा में आगे बढ़ गया, तो उसके बाद फिर उस पर नियंत्रण करना दुष्कर हो जाता है। तो यहाँ यह प्रारंभिक चरण ही बहुत महत्वपूर्ण था हमारे वैज्ञानिकों के लिए। परम बुधवासरः मंगलमयः अभवत्। अब जो तिथि थी वहाँ पहुँचने की वह था बुधवार। तो बुधवार का जो तिथि था वह मंगलमयः अभवत्, मंगलमय हुआ। मंगलमय हुआ मतलब अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? यदा जब मार्स ऑर्बिटल मिशन इत्यस्य प्रथमं चरणं सफलं जातम्। पर मतलब परंतु बुधवासरः बुधवार मंगलमयः मंगलमय अभवत् हुआ। यदा यह अव्ययवाचक पद है और इसका तात्पर्य होता है जब। मॉम कहते हैं मार्स ऑर्बिटल मिशन को, और इसका हिंदी अर्थ होता है मंगल कक्षित्र उद्देश्य। इत्यस्य इति धन अस्य इति इत्यस्य, इसका प्रथमम चरणम पहला चरण सफलम जातम सफल हुआ। देखिए यहाँ पर जातम शब्द आया है, जन धातु है, अक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और इस तरह से रूप बनता है जातम, और इसका तात्पर्य हुआ। तो मार्स ऑर्बिटल मिशन मंगल कक्षित्र उद्देश्य, इसका प्रथम चरण जो है कब? बुधवार को सफल हुआ, और यह जो सफल हुआ यह हम सब के लिए मंगलकारी हुआ। मंगलयानस्य सफल परीक्षणेन न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्य प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है मंगलयान, यह मंगलयान है। मंगलयानस्य मंगलयान के सफल परीक्षणेन, सफल परीक्षण से, परीक्षण यह मूल शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। सफल परीक्षणेन, सफलतया परीक्षणेन, तृतीय तत्पुरुष समास। तो सफल परीक्षण से, न केवलम, न यह निषेधवाचक अव्यय पद है और इसका तात्पर्य होता है नहीं। केवलम, न केवलम भारतस्य, भारत का, अपितु यह भी अव्ययवाचक पद है और ये दो भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय पद है, अर्थात संयोजक वाचक अव्यय पद इसको कहेंगे। तो अपितु बल्कि, एशिया महाद्वीपस्यापि यह एक संधियुक्त पद है, संधि पृथक करें तो रूप होगा एशिया महाद्वीपस्य धन अपि इति एशिया महाद्वीपस्यापि। तो एशिया महाद्वीप के प्रतिष्ठा वैश्विक पटले, तो एशिया महाद्वीप की प्रतिष्ठा न केवल भारत की प्रतिष्ठा अपितु एशिया महाद्वीप की प्रतिष्ठा भारत की प्रतिष्ठा से क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि आप जिन 7 महाद्वीपों को जानते हैं उनमें से एशिया महाद्वीप भी एक है और हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसलिए भारत की प्रतिष्ठा एशिया महाद्वीप की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। जिस तरह से किसी व्यक्ति की सफलता से उसके परिवार का नाम होता है, उसके गांव का नाम होता है, उसके प्रदेश देश का नाम होता है, इसी तरह से भारत की सफलता से सभी महाद्वीपों में से, चूँकि भारत एशिया महाद्वीप में है इसलिए, और भारत सफल हो रहा है तो निश्चित रूप से एशिया की प्रतिष्ठा भी वैश्विक पटल पर स्थापित होना ही है, या क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होना ही है। तो वैश्विक पटल पर समेधिता जानी गई। तो मंगलयान से सफल परीक्षण, मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत का अपितु एशिया महाद्वीप की प्रतिष्ठा
वैश्विक पटल पर संवेदिता स्थापित हुई। यतः जिससे अद्यावधि पर्यंतम, अद्य धन अवधि पर्यंतम न ही कश्चन देशः स्वकीय प्रथम प्रयासे मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणे सफलताम अलभत। यतः जिससे अद्यावधि पर्यंतम, अद्य धन अवधि पर्यंतम, अद्य मतलब आज, अवधि मतलब समय, पर्यंतम तक, तो यतः जिससे आज तक की अवधि में, अर्थात जब से अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम चल रहा है तब से अब तक नहीं कश्चन देशः, कश्चन कह धन चन इति कश्चन, कह का तात्पर्य होता है कोई, और चन, चन यह अव्ययवाचक पद है, अनिश्चयवाचक अव्यय पद है। चन और चित दोनों का प्रयोग किया जाता है अनिश्चयवाचक अव्यय के रूप में, तो यहाँ पर चन का प्रयोग किया गया है। तो नहीं कश्चन देशः, न मतलब नहीं निषेधवाचक अव्यय पद है, ही यह भी अव्ययवाचक पद है, कश्चन कोई, देशः देश मूल शब्द है, प्रथम विभक्ति एक वचन का यह रूप है। स्वकीय अपने, प्रथम प्रयासे, प्रथमे प्रयासे इति प्रथम प्रयासे, अर्थात प्रथम प्रयास में, प्रयास शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है। मंगल ग्रहम प्रति, मंगल ग्रह की ओर, यान प्रेषणे, उपग्रह भेजने की बात हो या किसी यान को भेजने की बात हो, प्रेषण शब्द है। प्रेषण शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो मंगल ग्रहम प्रति यान प्रेषणे सफलताम अलभत, सफलता प्राप्त किया है। तो जब से मंगल ग्रह की ओर कोई यान भेजने का कार्यक्रम पूरे वैश्विक पटल पर चल रहा है, तब से कोई भी देश अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में अपना यान भेजने में सफल नहीं हुआ है, किंतु भारत ने ऐसा किया है। तो हर्षस्य विषयोऽयं, हर्षस्य विषयोऽयं यत् भारतः निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्। हर्षस्य, हर्ष मूल शब्द है, हर्ष का तात्पर्य होता है प्रसन्नता या खुशी। हर्षस्य विषयोऽयं, विषयः धन अयम इति विषयोऽयं, यह संधियुक्त पद है, संधि पृथक करें तो रूप बनता है विषयः धन अयम। तो हर्षस्य विषयोऽयं, हर्ष का यह विषय है, अयम का मतलब होता है यह। अयम का मूल शब्द है इदम, इदम जो शब्द है इसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। तो यहाँ पर अयम, यह जो रूप बना है यह पुल्लिंग का शब्द है। पुल्लिंग क्यों? क्योंकि विषय के साथ में इसका प्रयोग हुआ है, विषयः। तो हर्षस्य विषयः अयम यत कि भारतः निज प्रथमे प्रयासे, अब निज मतलब निज कहें या स्वकीय कहें या स्व कहें, तो इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है, अर्थात अपने प्रथमे प्रयासे, प्रथम प्रयास में, एव ही, एव यह अव्ययवाचक पद है, इसका यह निश्चयवाचक अव्यय पद है, इसका तात्पर्य होता है ही। तो भारत ने अपने पहले प्रयास में ही स्वलक्ष्यम प्राप्तवान, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। प्राप्तवान यह शब्द कैसे बनता है? प्र उपसर्ग है, आप धातु है, अक्त्वतु प्रत्यय का प्रयोग है, अक्त्वतु प्रत्यय पुल्लिंग का यह रूप है। तो भारत ने अपने पहले प्रयास में ही यह सफलता प्राप्त कर लिया है, इसलिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है। अमेरिका, यूरोप संघः, सोवियत रूसः इति त्रयेण सह
भारतः चतुर्थः देशः अस्ति यस्य त्रिवर्णः ध्वजः मंगलग्रहे प्रतिभाति अपि चास्य देशस्य प्राविधिक कौशलं प्रतिपादयति। अमेरिका चित्र में आप देख भी पा रहे हैं, यूरोप संघ, यूरोप संघ और सोवियत रूस अर्थात सोवियत रूस। तो अमेरिका, यूरोप और सोवियत रूस इति त्रयेण सह, इन तीनों के साथ भारतः चतुर्थ देशः, ये तीन जो हैं विश्व के बहुत प्रतिष्ठित देश हैं। और यदि हम प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये अग्रणी देश कहे जाते हैं। तो इन तीन देशों के साथ भारतः चतुर्थ देशः अस्ति, ये तीन देश ही नहीं, इनके साथ साथ भारत भी अब चौथा देश है। यस्य, जिसका प्राविधिक कौशलम अपूर्वम अस्ति, अर्थात जिसका प्राविधिक कौशल जो है, तकनीकी ज्ञान जो है, तकनीकी कौशल जो है वह अनोखा है। क्यों अनोखा है? अनोखा इसलिए है क्योंकि इन तीन देशों ने, अमेरिका, यूरोप संघ और सोवियत रूस ने पहले मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने में सफलता प्राप्त किया था, लेकिन अब भारत ने भी यह सफलता प्राप्त कर लिया है, अर्थात अपनी तकनीकी कुशलता का झंडा वहाँ गाड़ दिया है, लगा दिया है। तो इसलिए इन तीन देशों के साथ भी भारत वह चौथा देश बन गया है। यस्य, जिसका, कस्य, भारतस्य त्रिवर्णः ध्वजः, भारत का त्रिवर्णः ध्वजः, त्रिवर्ण ध्वज इति तिरंगा झंडा, त्रयाणां वर्णानां ध्वजः इति त्रिवर्णः ध्वजः, तीन रंगों वाला जो ध्वज है भारत का, जिसको हम तिरंगा के नाम से जानते हैं। सभी जानते हैं ना भाई, जब भी तिरंगा की बात आती है, तिरंगा के आन बान शान को बनाए रखने के लिए न जाने कितने योद्धा, कितने वीर अपने आप को कुर्बान कर दिए हैं, बलिदान दे दिए हैं। और आज भी जब भी तिरंगा की बात आती है, हमारा सीना जो है वह गर्व से फूल जाता है। तो जब भारत ने मंगल ग्रह पर अपना यान, मंगलयान भेज दिया और वहाँ त्रिवर्ण ध्वजः, तिरंगा झंडा मंगल ग्रह में प्रतिभाति लगा दिया, अर्थात वहाँ हमारा भारतीय तिरंगा झंडा जो है अब लहरा रहा है, स्थापित हो गया है। अपि चास्य देशस्य, तो अपि का मतलब होता है भी, चास्य च धन अस्य इति, च का मतलब होता है और, अस्य का मतलब होता है इसका। चास्य च धन अस्य, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। देशस्य, देश मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है। तो वहाँ मंगल ग्रह में भारत का जो तिरंगा झंडा आज लगा दिया गया है, वह इस देश के, अर्थात भारत देश के प्राविधिक कौशलम, तकनीकी कौशल को प्रतिपादित करता है, अर्थात यहाँ के तकनीकी कौशल की उन्नति को बताता है कि भारत किस तरह से तकनीकी ज्ञान में अब अग्रणी बन गया है। संप्रति संसारेस्मिन् मंगल ग्रहं प्रति यान प्रेषणस्य 51 प्रयासाः अभवन्। संप्रति मतलब अब तक या आजकल या इस समय, संसारेस्मिन् यह संधियुक्त पद है, संधि पृथक करें तो रूप बनेगा संसारे धन अस्मिन् इति संसारेस्मिन्। यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। तो संसारे, संसार मूल शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का यहाँ प्रयोग हुआ है। इसका तात्पर्य होता है संसार में। कभी कभी प्रश्न भी पूछा जा सकता है, यथा विश्व वा जगत, अस्मिन् पदस्य पर्याय पदम अस्मिन् गद्यांश मध्ये किं पदम प्रयुक्तम तर्हि उत्तरम भविष्यति। विश्वस्य विश्वे इति पदस्य पर्याय पदम अस्मिन् गद्यांशे प्रयुक्त पदम अस्ति संसारे इति। संसारेस्मिन्, इस संसार में मंगल ग्रहम प्रति, मंगल ग्रह की ओर यान प्रेषणस्य,
यान भेजने का 1/50 प्रयासाः अभवन्। 1/50 इति 50 इति 50, 1/50 इति 51। तो इस तरह से देखिए, जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं आपको जानकारी होनी चाहिए। संख्याओं को हम संस्कृत में किस तरह से कहते हैं। यदि 1/50 कहते हैं 51 हुआ, 50 कहने तब क्या कहना होगा, तब उसके लिए हमको 1 को हटा दीजिए, 50 हो गया। अब 49 कहने तब क्या कहेंगे, 49 कह दीजिए या 51 कह दीजिए। तो कोई भी संख्या हो उसको जो संख्याएं यहाँ पाठ में आ रही हैं उसके विषय में आपको जानकारी होगी ही, साथ ही साथ जो संख्या नहीं दिया हुआ है उसके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ 50 कहेंगे तो 50, 51 कहेंगे तो 1/50, 52 कहेंगे तो 2/50, 3/50, 4/50, 5/50, 6/50, 7/50, 8/50, 9/50 या 59 है और 60 है। तो इस तरह से आप 50 से 60 तक की संख्याएं किस तरह से की जा सकती हैं, या कहें कि विभिन्न संख्याओं को हम संस्कृत में किस तरह से कहते हैं, ये सभी आप सभी भली भांति जानते ही हैं। इस सबका अभ्यास होना चाहिए। तो 1/50 प्रयासाः अभवन्। प्रयास शब्द है, प्रथम विभक्ति बहुवचन का यह रूप है, इसलिए प्रयासाः, प्रयासः प्रयासौ प्रयासाः। जैसे बालकः बालकौ बालकाः भवति तथैव प्रयासः प्रयासौ प्रयासाः भविष्यन्ति। तो अत्र प्रयुक्तः अस्ति प्रयासाः। तो प्रयास बहुवचन में, अभवन् ये भू मूल धातु है, भू मतलब होता है होना, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का यह रूप है। अभवत, अभवताम, अभवन्। अभवत एक वचन में प्रयुक्त होता है, अभवताम द्विवचन में, और यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है अभवन्। यह भू धातु लंग लकार और बहुवचन का रूप है। आपको विभिन्न वाक्यों में क्रियापद की पहचान करनी आनी चाहिए, कर्तापद की पहचान करनी आनी चाहिए, साथ ही साथ जो विभिन्न शब्द रूप प्रयुक्त होते हैं उन सभी रूपों को आपको पहचानना आना चाहिए। कौन सा क्रियापद है ये आप पहचानिए, क्रियापद में कौन से लकार का प्रयोग किया गया है, कौन से पुरुष का प्रयोग किया गया है, कौन से वचन का प्रयोग किया गया है, ये आपको जानना चाहिए। इसी तरह से यदि हम शब्दों की बात करें तो शब्दों में भी इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मूल शब्द क्या है, उसकी विभक्ति क्या है, उसका वचन क्या है और उसका अर्थ क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी आपको हो, माने शब्द रूपों की जानकारी यदि हमें हो जाए, भली भांति हो जाए, तो निश्चित रूप से हम किसी भी वाक्य को भली भांति समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, अर्थ बता भी सकते हैं।